दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसका जो है हमारा केस स्टडी नंबर 6 है। केस स्टडी नंबर 6 के बारे में बात करते हैं और हमने ऑलरेडी 4 केस स्टडीज़ डाल चुके हैं। ये 5th केस स्टडी है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इस वाले केस स्टडी में मैं बता दूं, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और इसमें मोर देन 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और जो उनका क्वेश्चन लिंक कर रहा होगा क्वेश्चन केस स्टडीज़ के साथ वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा जो है केस स्टडी रेड पहले ही कर लिया आपके लिए, जिसके टाइम बचे और फटाफट से हम पूरा का पूरा केस स्टडी कवर कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमसे क्या बोलता है, पहला एमसीक्यू हमसे क्या बोलता है। पहला एमसीक्यू हमसे ये बोलता है, डिफॉल्ट अंडर द आईबीसी इज सेट टू बी अकर्ड इन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। कहता है कौन सी कंडीशन पूरी होने के बाद आप डिफॉल्ट माना जाता है आईबीसी में। तो इसका आंसर है डेट्स बिकम ड्यू एंड पेबल, नॉन पेमेंट ऑफ द डेट, लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम विच इज ड्यू बोथ ए एंड बी। तो डेट बिकम ड्यू एंड पेबल एंड नॉन पेमेंट ऑफ द डेट, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी होगा कि डेट्स बिकम ड्यू एंड पेबल एंड नॉन पेमेंट ऑफ द डेट, इसको डिफॉल्ट माना जाता है अंडर द आईबीसी। ठीक है, जब डिफॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ ये दोनों लाइन आपको लिखी हुई दिख जाएगी। ठीक है, इन द केस स्टडी पीएनबी इनिशिएटेड सीआईआरपी अगेंस्ट एमएमपीएल फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द कैपेसिटी। तो एमएमपीएल हमारा कॉर्पोरेट डेटा था और पीएनबी मैं बता दूं एक बैंक था जिसने इसको 30 लाख रुपए के आसपास कुछ अमाउंट दिया था और उसने नहीं पे किया था। तो जब भी पैसे नहीं दिए जाते, मतलब रुपीज़ के टर्म्स में होता है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। तो सी ऑप्शन इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, इफ द थर्ड क्या कहता है, इफ द गुड्स अगेंस्ट विच एन एडवांस पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम द फॉरेन बायर आर नॉट शिप्ड विद इन 1 ईयर एंड देयर एग्जिस्ट नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ शिपमेंट द एडवांस पेमेंट। मतलब देखो, सबसे पहले कहता है कि 1 साल के अंदर अंदर। अब यहाँ पर क्या किया है ना आईसीए ने, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर थोड़ा एम्बिग्यूटी है। यहाँ पर आईसीए ने बी ऑप्शन दे दिया कि विदाउट द प्रायर अप्रूवल, लेकिन जब आप रेगुलेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई ही आप रिफंड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि आफ्टर 1 ईयर आपको अप्रूवल चाहिए होगा आरबीआई का। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है विद इन 1 ईयर। तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में दें कि विद इन 1 ईयर इन्होंने वापस रिफंड कर दिया, तब तो आप अगर लैंग्वेज पे जाते हो तब तो वहाँ लिखा हुआ है यस। अगर प्रोविजंस पे जाते हो, रूल्स पे जाते हो, तो विदाउट अप्रूवल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टर्म यूज़ है आफ्टर 1 ईयर। तो उस हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एम्बिग्यूटी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, कुछ बच्चों को लग सकता है कि विद अप्रूवल हो सकता है, लेकिन आईसीआई ने विदाउट अप्रूवल दिया। और मेरे ख्याल से अगर हम आईसीआई को गलत ना माने तो उन्होंने विद इन 1 ईयर का कॉन्टेक्स्ट लेते हुए करा है। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर जो होगा हमारा बी होगा, विदाउट अप्रूवल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्या कहता है, पीएनबी थ्रू एन असाइनमेंट एग्रीमेंट असाइंड हेयर द डेट टू एक्सट्रस्ट। पीएनबी ने क्या किया, अपने राइट्स असाइन कर दिए हैं एक्सट्रस्ट को, और एक्सट्रस्ट जो है वो पिटीशन फाइल करता है इनिशिएट करने की सीआरपी अगेंस्ट द एमएमपीएल। तो क्या वो एक्सट्रस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और किस कैपेसिटी में कर सकता है? एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैपेसिटी में ही करेगा वैलिड पिटीशन फाइल। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एज पर द आईबीसी 2016 रेजोल्यूशन प्लान कौन बनाता है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाता है। इज सबमिटेड टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट किया जाता है, और उसके बाद फर्दर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को किया जाता है, और लास्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दिया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन देंगे, क्योंकि सबसे पहले रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड देन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर आता है सिक्स क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन विच द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी इज़ वैलिड शेल नॉट एक्सीड। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये पुराना था, अब इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। आईआरपी अब तब तक रहेगा जब तक आरपी आपका अपॉइंट नहीं हो जाता, एज पर सेक्शन नंबर 16। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईबीसी 2016 में लिखा हुआ है कि जब तक आपका आरपी अपॉइंट नहीं होता तब तक आरपी रहेगा। पहले ये होता था कि 30 डेज इसका आंसर हुआ करता था, लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन गलत है। जब भी पेपर में पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि जब तक आरपी नहीं आता तब तक वो आईआरपी रहता है। ठीक है, इसके बाद इन द केस स्टडी द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट कौन करेगा? पब्लिक अनाउंसमेंट का एक्सपेंस जो होता है वो बंदा उठाता है जिस बंदे ने एप्लीकेशन फाइल करी होती है। तो पीएनबी ने इस केस में एप्लीकेशन फाइल करी है, तो पीएनबी ही खर्चा उठाएगा, बाद में उसे रीइंबर्समेंट हो जाएगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। ठीक है, एट्थ पॉइंट, इन द केस स्टडी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है 17 मार्च 2018 को बनाई गई थी, और टाइम लिमिट क्या होगा? फर्स्ट मीटिंग है। तो मैंने आपको बताया था 17 मार्च 2018 को अगर कमेटी बनी है तो 7 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग हो जानी चाहिए इनकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की। तो प्लस 7 डेज कर दो, 24 मार्च इज द आंसर। ठीक है, रोनित बीइंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैन बी अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ ही इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। ही इज़ नॉट रिलेटेड पार्टी, बिल्कुल, ये तो दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर डी इज़ द आंसर। ठीक है, 10th क्या कहता है, एमएमपीएल फाइंड्स मटेरियल इरेगुलरिटी इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ द रोनित ड्यूरिंग द सीआईआरपी रेमेडी अवेलेबल टू एमएमपीएल। एमएमपीएल इज द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है, और उसको बहुत सारी मटेरियल इरेगुलरिटी की रोनित के काम में, तो उस केस में क्या होगा, वो अपील फाइल कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अगेंस्ट द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है ना, तो उसके अगेंस्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है। ये हमारे पास राइट होता है कि हमें लगता है कि यार जो इरेगुलरिटी है जो रेजोल्यूशन प्लान था उसमें, तो हम अपील फाइल कर सकते हैं, और अपील फाइल होने के बाद जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आखिरी फैसला लेता है। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। कहता है सपोज द रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर्ड बाय
Rajneesh was delayed in approval of committee of creditors. Ronit further presented the said resolution plan before NCLT after 180 days of इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. अब आफ्टर 180 डेज उसने दिखाया एनसीएलटी के पास. तो वहाँ पर अगर आप सेक्शन पढ़ते हो तो सेक्शन नंबर 33 और सेक्शन नंबर 12 जब आप रीड करते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ द आईबीसी कि आपको विद इन 180 डेज ही दिखाना होगा. अगर विद इन 180 डेज नहीं दिखाते तो लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी. तो यहाँ पर यही होगा. स्टेप्स क्या लिया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा, जब उसको दिखाया जाएगा तब भी आपका लिक्विडेशन का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा. वो ऑर्डर पास कर दिया कि लिक्विडेशन करो. क्यों? क्योंकि 180 डेज के अंदर अंदर अप्रूवल ले लेनी चाहिए थी उससे, और वहाँ पर हमारे पास एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन ही इन्होंने जो है 180 डेज के बाद डाली. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी रीज़न हो, अब यहाँ पर लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा. ठीक है. इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है व्हाट इफ एमएमपीएल कॉन्ट्रावेंट द रेजोल्यूशन प्लान विच अफेक्टेड द एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स. तो मैंने आपको बताया था अगर इफेक्ट करता है रेजोल्यूशन प्लान किसी को तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है किसके पास? एनसीएलटी के पास. और एनसीएलटी जो है सारा कुछ चेक करने के बाद कि सच में वो अफेक्ट कर रहा है या डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल, तो वो क्या कर सकता है? लिक्विडेशन का ऑर्डर दे सकता है कि भाई इस प्लान को कैंसिल करो और लिक्विडेशन करो. अब लोगों को परेशानी हो रही है इस प्लान से. ठीक है. और ये बात भी सेक्शन 33 में लिखी हुई है. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज बी देयर वेयर लिक्विडेटर कंटिन्यूड द बिजनेस ऑफ एमएमपीएल ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस. देखो भाई, अगर लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान आपका बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो फिर ये जो लिक्विडेशन का ऑर्डर होता है वो डिस्चार्ज नोटिस माना जाता है ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड अदर पर्सनल्स. लेकिन अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता है तो फिर उस लिक्विडेशन ऑर्डर को हम डिस्चार्ज का नोटिस नहीं मानते फॉर द पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो ये बात आपको यहाँ पर लिखनी होगी. दैट्स इट. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? रोनित इज इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एमएमपीएल फाइंड्स दैट ट्रांजैक्शन वाज मेड बाय एमएमपीएल टू रामा देवी एल्डर सिस्टर ऑफ श्याम इन 6 मंथ. अच्छा अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन करी गई है तो उस केस में क्या होगा? स्टेट द वैलिडिटी ऑफ द कंडक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बाय एमएमपीएल टू रामा देवी. आप सबको पता क्या होगा? वॉइड हो जाएगा सेक्शन नंबर 45 के हिसाब से और रिवर्स करने के लिए बोल दिया जाएगा ट्रांजैक्शन को. ठीक है भाई. दूसरा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिटरमाइंस सच ट्रांजैक्शन अंडर वैल्यू एंड फेल्स टू रिपोर्ट द सेम टू एनसीएलटी. तो उस केस में क्या होगा? अगर हमारा आईआरपी या आरपी, जो आरपी होता है वो अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, कॉर्पोरेट डेटर के क्रेडिटर्स हो गए, दूसरी बात या तो हमारे वहाँ के पार्टनर्स हो गए अगर पार्टनर है तो, उसके अलावा या फिर हमारे मेंबर्स हो गए, वो लोग जो होते हैं वो बता देते हैं जाके वो बता देते हैं एप्लीकेशन फाइल करके एनसीएलटी को कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी और ये अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई थी और आपके जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उन्होंने आपको इंटीमेट नहीं किया है, हम आपको इंटीमेट करना चाहते हैं, प्लीज़ इसको ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए एंड रिवर्स करने के लिए बोल दीजिए इस ट्रांजैक्शन को. ठीक है. और उसके अलावा एनसीएलटी के पास आईबीबीआई, एनसीएलटी क्या करता है? आईबीबीआई के पास एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि तुम्हारा जो बंदा है ये ढंग से काम वाम नहीं करता है यार, इसने अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होते हुए भी मुझे बताया नहीं. अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आरपी को इस अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में पता था. तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट ऑर्डर एनसीएलटी शेल पास व्हेन एमएमपीएल एंटर्ड इनटू एन अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन. ऑर्डर क्या पास करेगा? वही प्रॉपर्टी वापस करो, रिलीज करने के लिए बोलेगा, बेनिफिट जितने हुए उसको रिवर्स करने के लिए बोलेगा, सच अदर मैटर जैसा भी उसको ठीक लगेगा ऑर्डर पास करने के लिए बोलेगा. ठीक है. ये ऑर्डर आपको सेक्शन नंबर 48 में लिखा हुआ मिल जाएगा, वो डायरेक्टली आपको उठा के चेप देना है इस आंसर में. ठीक है. इसके बाद थर्ड, डिस्कस द लीगल प्रोविजंस एंड लायबिलिटी. मतलब यहाँ पर आपको पेनल्टीज़ बतानी है. इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ पेनल्टीज़ बतानी है. ठीक है. तो ये आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन में इन सब चीज़ों की पेनल्टीज़ मिलेंगी. सबसे पहला, वेदर मिस्टर श्याम अगर फ्रॉडलेंटली ट्रांसफर करता है होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ हिज सिस्टर, तो उस केस में क्या होगा? अगर अपनी बहन के नाम पर करता है तो उस केस में सेक्शन नंबर 68 की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी. गलत तरीके से अगर ट्रांसफर करता है, फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता है बिफोर आईबीसी. ठीक है. दूसरा, मिस्टर श्याम मेक्स अ फॉल्स एंट्री अगर करता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स को, तो फिर सेक्शन नंबर 71 की पेनल्टी लगाई जाएगी. ठीक है. तो सेक्शन 71 ऑफ द एक्ट में आपको मिल जाएगा ये, कोड में. तीसरा, श्याम परमिटेड शिवम टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआरपी जहाँ पर फॉल्स विच इज़ फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स और ओमिट कर रहा है तो उस केस में सेक्शन नंबर 77 की पेनल्टी लगाई जाएगी ऑफ द आईबीसी. ठीक है. एज इट इज़ उठा के इन तीनों सेक्शन की पेनल्टीज़ आपको चेप देनी है यहाँ पर. व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी टेकन बाय एनसीएलटी अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ एमएमपीएल फॉर डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर. डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी कौन सी लगाई जा सकती है? सेक्शन नंबर 69 ऑफ द आईबीसी में लिखा हुआ है. आपको सेक्शन नंबर 69 ऑफ आईबीसी 2016 यहाँ पर उठा के पूरा का पूरा चेप देना है. दैट्स इट. यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये वाला भी पूरा का पूरा केस स्टडी. और बिना केस स्टडी को रीड करें मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया और आपने देखा होगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा. थैंक यू. बाय and all the best for your exams and take care of yourself and your family. Bye.